In the previous lecture we have discussed about the Lenz law. लेंस लॉ की बात की थी हमने. लेंस लॉ किस लिए होता है, किस लिए यूज करते हैं हम लेंस लॉ? हम लोगों ने ये बात की थी कि जब भी किसी कॉइल के अंदर उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है. लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट जो कि इंड्यूस हुआ है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय द लेंस लॉ. और ये हमने उस दिन स्टडी किया था लेंस लॉ के बारे में कि लेंस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल या फिर क्लोज्ड सर्किट, कि क्लोज्ड सर्किट के अंदर या फिर कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द लेंस लॉ. ये हमने उस केस में उस दिन स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर. आज हम स्टडी करेंगे बेटा कि लेंस लॉ है वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है और वो प्रिंसिपल कौन सा है, एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन कैसे फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन को, अब ये हमें समझना है कि हाउ लेंस लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है. सपोज देखिए यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है. अब मैं इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है दिस शुड बी अटैच टू ए गैल्वेनोमीटर सो दैट हम ये देख सके कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है. यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया है. अब इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा ये हमने देखने के लिए क्या किया, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया. इसमें करंट कैसे इंड्यूस कराएंगे, आपको पता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इसके पास में लेके आएंगे और एक बार टूवर्ड्स द कॉइल लेके आएंगे, एक बार अवे फ्रॉम द कॉइल लेके आएंगे. मतलब यहाँ पे इस मैग्नेट का क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे सो दैट इससे जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं वो इस कॉइल से पास हो और वो कभी कम ज्यादा पास हो. कभी सपोज 5 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं तो कभी 10 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, कभी 2 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं. मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सपोज करो बेटा जब आप इस कॉइल के टूवर्ड्स इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे हो और सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है. तो लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को क्या करे, ओपोज करे. अब आपको पता है कि जब इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल आप मूव करोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ये पता है ना, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल में से पास होंगी. अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है वो ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने को क्या करे, स्टॉप करे, अपोज करे. वो कब हो सकता है, जब आपकी ये कॉइल कौन सी पोलैरिटी अटेन कर ले, नॉर्थ पोलैरिटी. तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए. समझ गए. जब इस मैग्नेट को आप कॉइल से अवे लेके जाओगे इस डायरेक्शन में, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ये समझ गए ना. अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देना है. वो कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे ये आपकी कॉइल कौन सी पोलैरिटी अटेन कर ले, साउथ पोलैरिटी अटेन कर ले. यही होगा ना. तो साउथ पोलैरिटी अटेन कर लेगी तो यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. समझ गए. सो दैट ये इसको होल्ड कर ले. अब जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है. देखिए आप मैग्नेट को कहाँ पे ला रहे हो, टूवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहे हो. टूवर्ड्स द कॉइल लेके आओगे तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक है. अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो देखिए
इस कॉइल का ये अपर फेस जो कि इस मैग्नेट को फेस कर रहा है वो कैसा बन गया है, नॉर्थ पोल बन गया है। अब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जाके आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोइल क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। देखो बेटा फिर से समझो, जब इस मैग्नेट को आप टूवर्ड्स द कोइल मूव करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन लेंस लॉ ये कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोके, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को रोके। तो यहाँ पे अगर ये कॉइल कैसे पोलैरिटी अटेन कर ले, नॉर्थ पोलैरिटी अटेन कर ले, तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जाके आप इस मैग्नेट को क्या कर रहे हो, टूवर्ड्स द कॉइल क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अब ये देखिए आप क्या कर रहे हो, फोर्स के अगेंस्ट जाके, ठीक है, ये फोर्स कौन सा हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहां से टूवर्ड्स द कोइल इसको मूव भी कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन। तो मतलब आप इस मैग्नेट के ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, और जो वर्क डन चेंज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, यही वर्क डन चेंज हो रहा है किसमें, इंड्यूस्ड करंट में। तो आप देखें यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे वही जो आपने वर्क डन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, मतलब करंट वहां पे क्या हो गया है, इंड्यूस हो गया है, समझ गए। ऐसे ही जब आप इस कॉइल को, सॉरी, इस कॉइल से इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, देखिए नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो जैसे ही नॉर्थ पोल जो दूर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को तो डिक्रीज होने से रोकना है, तो ये कॉइल कैसी पोलैरिटी अटेन कर लेगी, साउथ पोलैरिटी। अब ये जो कॉइल है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आप कॉइल को कहां लेके जा रहे हो, दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से भी क्या होगा, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप क्या करा रहे हो, मैग्नेट का मूवमेंट करा रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नेट को दूर लेके जाने में, ठीक है। तो फोर्स भी है रिपल्शन अट्रैक्शन का, उसके अगेंस्ट आप लेके जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, आप मैग्नेट पे क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, और यही वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो लेंस लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो एनर्जी कंजर्वेशन और लेंस लॉ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारा आप एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है? स्क्रीन रुक गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये चीज क्लियर है, आगे चल लें क्योंकि काफी हो गया है लेंस लॉ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं अब हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। अब ये सब आपको पता है कि फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ठीक है। जो ये करंट इंड्यूस हुआ है ना, लेंस लॉ ने हमें बताया कि करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक तो हम निकालते हैं किससे, लेंस लॉ की हेल्प से, दूसरा हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो। राइट हैंड रूल से कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे आप सबको पता है कि अगर आप ये देखिए, ये आपका राइट हैंड है, आप सबको ये दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रही हूँ, नहीं दिखाई दे रही, ओके कोई बात नहीं, नहीं कैमरा क्यों नहीं चल रहा, ओके आप एक चीज देखें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सबको पता है। अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, आपका थंब, सब लोग करेंगे साथ साथ, आपका थंब है, आपकी फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है, एंड सेंट्रल फिंगर है, तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, कुछ ऐसे। सपोज ये आपका थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, और ये आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है। ये आपका थंब, ये आपकी इंडेक्स फिंगर, और ये आपकी क्या है, मिडिल फिंगर है,
ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ ऐसे, तो उस केस में आपका जो थंब होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा आपका मोशन को, ठीक है, मोशन। देन आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताएगी, वो बताएगी, इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर बोल सकते हो, ये आपको देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, मोशन पता है, तो उस केस में जो इंडेक्स फिंगर है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है, अदरवाइज लेंस लॉ है, किस लिए, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ये था, ये आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब हमें ये तो पता है कि ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, अब उसको किस किस वे में हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट हमारे पास क्या हो जाए, करंट वहां पे इंड्यूस हो जाए। तो देखिए, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो टॉपिक है या ये जो पूरी ही यूनिट लगाइए, देखिए कंसेप्चुअल बेस्ड यूनिट है, थ्योरी भी है, छोटे छोटे डेरिवेशंस भी आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहो तो इजीली आप इसको अच्छे से थोरोली कर सकते हो। तो देखिए, हमने बोला कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड या क्लोज सर्किट से लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वी कैन से करंट वहां पे क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यही है। तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है। क्या हम कुछ और चेंज करके इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं? देखिए फिर से समझिए, सपोज ये आपके पास कॉइल है और ये आपने एक मैग्नेट लिया है जिसका मूवमेंट करा रहे हो आप आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। सो दिस इज वन मेथड। ये हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करके इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस करा सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। क्या इसके अलावा डू वी हैव सम अनदर मेथड्स in order to produce the EMF in this coil? तो वो अलग अलग मेथड्स हमें देखने हैं कि क्या और मेथड्स हो सकते हैं किसी भी कॉइल में किसको इंड्यूस कराने के, ईएमएफ को इंड्यूस कराने के। टॉपिक समझ आया क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर सकते हैं कि ईएमएफ को किसी भी कॉइल में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक। अब कैसे कर सकते हैं, देखो हम सबको पता है कि आपके पास जो फाई है वो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स यही होता है ना, ये दोनों क्या होंगे, जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा था कब होगा, जब बी और ए मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जब आपके पास, ये समझ लीजिए कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो उस केस में आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी ए, यही आ जाएगा। मतलब आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये था। अगर हम यहाँ पे कोस थीटा को भी साथ में रख ले तो ये देखिए जो आपका फ्लक्स है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है। मतलब डिपेंड कर रहा है मतलब चेंज भी हो सकता है। किसके चेंज करने से, देखो आपको पता है, पहली बात तो ये आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, यहां से अगर फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स बी के ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है और इस थीटा के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को किन किन वेज में चेंज कर सकते हैं, 3 वेज में चेंज कर सकते हैं। कैसे, बी को चेंज करके, ए को चेंज करके और थीटा को चेंज करके। समझ गए, फिर से समझाती हूँ। हाँ हेमलता सही बोल रहे हो आप। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज depending on the 3 factors, magnetic field, area and the angle between the two। ये हमने देखा था ना कि सपोज ये आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, किसी एक कॉइल को रखा हुआ है कुछ ऐसे, तो ये इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा।
ठीक है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस थीटा को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना ही हमारी प्री रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे 3 मेथड्स से हम क्या करेंगे, ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा होगा, बाय चेंजिंग, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए। बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, समझ गए, मतलब क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो आप सबने देखा है। सपोज ये हमारे पास कॉइल है, ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब देखिए जब इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल में से पास होंगी, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब इस नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज करना और एक बार डिक्रीज करना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना रिलेटिव टू द दिस कॉइल। और फिर क्या होगा, इस कॉइल से अटैच्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इस कॉइल में से कभी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, कभी कम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, उस केस में क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज वन मेथड बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और समझिए, जब आप इस मैग्नेट को क्या रख दोगे, स्टेशनरी रख दोगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्या, यस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब ये दोनों ही स्टेशनरी होंगी, नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है उतनी ही कंटिन्यू पास होती रहेंगी। अगर 5 लाइंस इस पोजीशन में इस कॉइल में से पास हो रही है या लिंक्ड है इस कॉइल से, तो उस केस में वो 5 ही रहेंगी जब तक आप आइदर द कॉइल और द मैग्नेट दोनों में से किसी एक को मूव नहीं कराते हो, तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से जो लिंक्ड है वो सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। चेंज नहीं होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा तो कॉइल के अंदर करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो दिस इज वन मेथड। नाउ लेट अस कम ऑन टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं बेटा, बी को चेंज कर लिया, एरिया को चेंज करते हैं। एरिया को कैसे चेंज करते हैं, ये देखो मैं भी एरिया को चेंज करके दिखा रही हूँ आपको। सपोज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है, ये देखिए हम मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रॉस से बनाया है, ठीक है। और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ऑफ द पेपर हो सकता है, एंड ये इनवर्ड साइड में है, ठीक है। क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड साइड में, मेनली हम क्रॉस को इनवर्ड साइड लेते हैं, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन, क्योंकि इनसाइड होगा तभी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, इस प्लेन के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप फॉर्म किया है, क्योंकि आपको पता है करंट के फ्लो होने की वजह के लिए हमारी प्राइमरी कंडीशन है कि वो वहां पे एक क्लोज्ड लूप फॉर्म होना चाहिए। दैट लूप कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल और रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पे हमने देखिए एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, ये अपना लूप, जिसमें से हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा अगर हम किसको चेंज करें, एरिया को चेंज करें। तो देखिए बेटा इस लूप को नाम दे देते हैं, दिस इज पी, ये तो डार्क नहीं है, दिस इज Q, दिस इज R एंड S। अब देख रहे हो, आप बोल रहे होगे मैम दिस इज नॉट ए कंप्लीट लूप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये एक जो फोर्थ इसकी साइड है वो क्या है, मूवेबल है। आपको याद होगा 11th में हमने एक ऐसा टॉपिक किया था कि ये जो है ये वाली साइड PS, ये क्या है, मूव हो सकती है, इसको आप लेफ्ट में भी मूव करा सकते हो, ऐसे आगे पीछे। क्यों किया है हमने ये, सो दैट इस लूप का एरिया इंक्रीज हो जाए। देखिए अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी टूवर्ड्स द राइट साइड अगर मूव करूंगी तो एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सपोज मैं इसको यहाँ बना लूं तो देखिए लूप यहाँ से QR यहाँ तक आ गया आपका लूप, ठीक है। तो लूप का एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर मैं इस लूप इस PS साइड को
अगर मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊं ऐसे, देखिए समझिए, ऐसे अगर लेके जाएंगे, मैंने सपोज इस लूप को यहाँ बना लिया, यहाँ बना दिया, मतलब इस साइड को मैं इसमें से मूव कराते कराते यहाँ ले आई, तो अब देखिए इस लूप का एरिया सिर्फ इतना हो गया। तो समझ गए होंगे हमने ये क्यों लिया है मूवेबल, ये वाला जो साइड है इसको मूवेबल क्यों लिया है, सो दैट हम क्या कर सके, इस लूप का एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। हाँ सरफेस, सही बोला, सरफेस एनर्जी में हमने किया था ऐसा। तो देखिए ये मूवेबल सरफेस है, मूवेबल साइड है इस लूप की पीएस, जिसको हम मूव करके आइदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट हम क्या कर सकते हैं, इस लूप के एरिया को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वही तो हमें करना है, एरिया को चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा ना, क्योंकि सपोज इस केस में, सपोज यहाँ पे आपने इस PS को रखा हुआ है एंड दिस इज योर लूप एंड दिस लूप इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लूप से अटैच्ड या लिंक्ड कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, समझ गए। जब आप इस साइड को, PS साइड को आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट अगर मूव कराते हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, चेंज करेगा। एरिया ऑफ द लूप अगर चेंज करेगा तो बेटा इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना ही हमें चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब आप वहां पे क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कि हमें क्या करना है, थीटा को चेंज करना है। अब थीटा को तो आप इजीली चेंज कर सकते हो क्योंकि वो तो आपको आता है ना। मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका कोई सरफेस रखी हुई है जिसका एरिया A है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो या फिर उस एरिया को चेंज कर दो तो क्या होगा, वहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज ये आपने क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बन गया है, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज आप ये आपने सरफेस बना दी है, ठीक है। अब इस सरफेस का एरिया क्या है, A, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, समझ गए हो ना, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड को यहाँ पे ये 2D है तो इसको शो कैसे करेंगे, ऐसे ही बनाओगे ना बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, थीटा है। इस थीटा को वेरी करके आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। बताया था ना कि सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये आपने अपने सरफेस को रख दिया है ऐसे, तो अब इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप थीटा को चेंज करके क्या कर सकते हो, फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, समझ गए। चाहो तो आप ये कर लो, यहाँ पे ये अगर आपकी सरफेस है इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सरफेस को कैसे चेंज करना है। तो ये आपने सरफेस रख दी जिसका एरिया A है और ये क्या है, उसका एरिया वेक्टर। अब आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को कभी ऐसे शो कर दो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कभी ऐसे शो कर दो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो एवरी टाइम थीटा शुड चेंज। अब थीटा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और यही हमारी क्या है, कंडीशन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए किसको, ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। सेकंड मेथड कौन सा है, एरिया को चेंज करना। एंड थर्ड मेथड इज टू चेंज द थीटा बिटवीन बी एंड ए। ये चीज क्लियर है कि how can we produce the EMF या various methods to produce the EMF in a coil। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो बार बार बात कर रहे हैं, EMF। यहाँ पे EMF तो नहीं, EMF के साथ एक वर्ड ऐड हो गया है, मोशनल। अब यहाँ पे क्लियर तो सबको होता है लेकिन मार्क्स 50 से ऊपर किसी के नहीं आते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इसको ध्यान से समझ लें।
क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल भी आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा टॉपिक है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ गए होगे, मोशन, ठीक है, और क्या क्रिएट होना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ का प्रोड्यूस होना। अब क्या है ये, सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम क्रॉस से शो कर रहे हैं किसी भी प्लेन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बनाया है ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक रोड है हमारे पास, नॉट ओनली रोड, ये रोड जो है वो कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग रोड है, इस कंडक्टिंग रोड को हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो मोशन से समझ आ गया होगा कि वी आर मूविंग ए कंडक्टिंग रोड किसके अंदर, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस रोड को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, एंड प्लीज रिमेंबर दिस रोड इज कंडक्टिंग रोड। तो उस केस में ये जो रोड है इसके दो एंड्स के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, एक तरफ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उस रोड के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो इसको बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज ये हमारे पास रोड है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो यहाँ पे सीधा ही ये बता देती हूँ कि दिस इज अ रोड पी क्यू, और इसको आप v वेलोसिटी से क्या करा रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो कुछ इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये आपके पास मोशन की डायरेक्शन हो गई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो इस रोड के अंदर इंड्यूस होगा, समझ रहे हो। और करंट के इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है। तो सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रोड को, जो कि कंडक्टिंग रोड है, उसको इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। इतना ही चीज समझ आ गई। अब आपको पता है सपोज इस रोड की जो लेंथ है वो हमारे पास L लेंथ की रोड हमने ली है। जब आप इसको मूव कराओगे तो मूव कराने से क्या होगा, इसके अंदर के जो चार्जेस है वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सपोज करते हैं कि मूव कराने से क्या होगा, चार्जेस मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए उनकी जगह पे कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि पी से क्यू की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, पी से क्यू की तरफ, ठीक है। तो यहां से सपोज कर लेते हैं ऐसे ही पी से क्यू की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, वैकेंसी मतलब जहां से उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पेस खाली की है। तो उस स्पेस को भरने के लिए क्यू से सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो पी की तरफ चलेंगे। समझ रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन सपोज मूव कर रहा है फ्रॉम पी टू क्यू, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां पे क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। अभी इस चीज को आप भूल जाइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सपोज जब आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टिंग रोड को मूव कराया टुवर्ड्स द लेफ्ट विद वेलोसिटी v, तो मूव कराने से आपको पता है इस रोड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये मूव करेगी तो चार्जेस भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से क्यू की तरफ शिफ्ट कर गए, और Q से P की तरफ क्या शिफ्ट कर गए, पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट कर गए। तो ये देखिए कि ये वाला जो P वाला एंड है वो टोटली कैसा बन गया, पॉजिटिव, और ये वाला कैसा बन गया, नेगेटिव। तो इस रोड के दो एंड्स के बीच में P और Q के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पे EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो है इसके पीछे कहानी। अब इसको समझते हैं। जब आप इस कंडक्टिंग रोड को मूव कराओगे तो इसके अंदर चार्जेस भी मूव करेंगे, और आपको पता है ये हमने लॉरेंज फोर्स के अंदर पढ़ा था कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और वो फोर्स कितना होगा, उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है या इंटेंसिटी कितनी है, ये आप सबको पता है कि this is the force which is experienced by the charges which are moving along with the road in the magnetic field। तो ये है वो force which is experienced by the charge
चार्जेस ड्यू टू द मूवमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, ठीक है, क्यू वी बी। अब देखिए यहाँ पे तो ये सारा समझ आ रहा है, लेकिन आपकी बुक में जब गिवन होता है आपके सामने और बुक 24 आवर्स आपके साथ रहती है, आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। तो ये फोर्स है। अब आप समझिए कि क्या होगा, यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एल लेंथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी से क्यू की तरफ आ रहे हैं, और जो होल्स है, अब हम सेमीकंडक्टर के अंदर स्टडी करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है आपको उसको बोलते हैं होल्स, और नेगेटिव वालों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में इसलिए कई बार होल्स बोल देती हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस भी कितना डिस्टेंस करेंगे, ट्रेवल करेंगे एल लेंथ का, और नेगेटिव चार्जेस भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एल लेंथ में। तो देखिए यहाँ पे इन चार्जेस के ऊपर फोर्स भी लग रहा है एफ, और ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं कितना, क्यू पी, ठीक है, या फिर पी क्यू, चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चाहे पी क्यू लिख लीजिए चाहे क्यू पी लिख लीजिए। इसको आप क्या बोल सकते हो, फोर्स आपके पास क्या है, क्यू वी बी इंटू ये लेंथ कितनी है एल, और ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स। इतनी चीज समझ आई। अब देखिए जो वर्क डन है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जा रहा है, क्यू से पी की तरफ जा रहा है, तो क्यू से पी की तरफ जब चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो उसके ऊपर कितना आपने वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द वर्क डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम क्यू टू पी। तो ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपने वर्क डन किया है, जितना जो कितना है, क्यू वी बी इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज को क्यू से पी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन ये मान ले कि पी से क्यू की तरफ आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू से पी की तरफ जाएंगे। तो क्यू से पी की तरफ सपोज एक सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने उस चार्ज के ऊपर किया, वही आपका क्या होगा, ईएमएफ। क्योंकि अल्टीमेटली ईएमएफ का मतलब क्या है आपका, नॉर्मली अगर हम कंपेयर कर ले तो वोल्टेज से है, तो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो सेम वही है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, क्यू से पी तक ले जाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन क्या है, ये है जो कि इक्वल है क्यू वी बी एल के, और ये हो गया क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ, बी वी एल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस रोड के दो एंड्स के बीच में, दो एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बी वी एल। क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी चीज और बतानी है आपको, वो क्या, कि सपोज ये जो रोड है, ये रोड अगर किसी कंडक्टिंग रेल के ऊपर लाई कर रही होती, मतलब ऐसे, ये रोड को हम ऐसे किसी कंडक्टिंग रेल का पार्ट बना देते, मतलब एक लूप बना देते, ये समझ लीजिए। तो लूप अगर बनाते तो चार्जेस मूव करते, तो यहाँ पे क्या होता, चार्जेस यहाँ पे लूप में मूव करते, और लूप में मूव करते तो यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होता, क्योंकि क्लोज लूप बन गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि लूप के अंदर क्या होगा, इसको आप क्या कराओगे, मूव कराओगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स पी से क्यू की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा यहाँ पे, समझ गए। तो करंट फ्लो करेगा। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये लूप है आपका, पी क्यू आर एस, नाम दे देते हैं सपोज पी क्यू आर एस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, ई। तो यहां से जो करंट होगा वो कितना होगा, इट इज गिवन बाय ई बाय आर, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या लिखते थे, वी बाई आर। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना होगा, वो होगा ई बाई आर। ई की वैल्यू आपने निकाली है अभी, बी वी एल, और ये हो गया बाय आर। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो होगा बी वी एल बाय आर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं।
फिर न्यूमेरिकल से क्यों डर जाते हो? अब देखो इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास, और न्यूमेरिकल ये है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और 1 मीटर लेंथ की वायर मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सब लोग नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और सबसे मुझे आंसर चाहिए इसका। मूव्स विद अ स्पीड है 10 meters per second, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं सबसे पहले ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है? क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, यूनिट देख के बताएं मुझे क्या है ये। बी। इंटेंसिटी है किसकी? फ्लक्स की या मैग्नेटिक फील्ड की? याद रखिए ये बी का मतलब फ्लक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, याद रखिए। अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें आप। बी आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, और एल आपको गिवन है। समझ गए कैसे निकालोगे? सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है, बी एल वी। बी क्या है? 1, एल क्या है? 1, और लेंथ भी कितनी है? स्पीड कितनी है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ईएमएफ है मतलब वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज ही आ जाएगा। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक तरह से वोल्टेज, क्योंकि जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा, ये उन चार्ज कैरियर्स पे फोर्स नहीं लगाएगा एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए, और जब तक चार्ज कैरियर्स मूव नहीं होंगे तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले ईएमएफ इंड्यूस हो गया है अगर किसी सर्किट में, तो वहां पे डेफिनेटली करंट भी फ्लो करेगा। तो याद रखिए इसकी यूनिट क्या है? वोल्टेज। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी निकालें। क्वेश्चन है ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रोड, यही है हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रोड, 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे कोई रोड है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट से वेस्ट कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर? 10 मीटर की रोड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग, ये नीचे की तरफ गिर रही है, विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है at right angle to the horizontal component of magnetic field, जो कि कितना है? 0.3 into 10 to the power -4 Weber per meter square. Find the instantaneous value of EMF induced in the road. आपको EMF बताना है कितना इंड्यूस हुआ है इन द रोड। तो EMF के लिए अगेन फॉर्मूला क्या होगा? BVL। अब बी की जगह आपको क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चाहे बी लिखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। तो एच दे रखा है, बी की जगह एच लिख लीजिए। ये एल और वी, एच की वैल्यू कितनी है? 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4, एल कितना है? 10 मीटर, और स्पीड कितनी है? 5। सोल्व कर लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो था, हमने मोशनल ईएमएफ की बात की कि जब हमारे पास क्या थी? एक कंडक्टिंग रोड थी, वो कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसे मूव करा रहे थे। अब इसी के अंदर एक टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इस टॉपिक से, किसके अंदर? फाइनल एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मोशनल इंड्यूस्ड EMF in a conducting road। ये कंडक्टिंग रोड है, ये कंडक्टिंग रोड रोटेट कर रही है। अब देखिए वो तो क्या था? लीनियर मोशन था, यहाँ पे कंडक्टिंग रोड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। दिस कंडक्टिंग रोड रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग रोड को क्या किया गया? रोटेट किया गया। तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए कई मेथड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये आपके पास सपोज मैग्नेटिक फील्ड है which is into the plane of the paper perpendicular to the plane। अब इस प्लेन के अंदर आपको क्या करना है? एक रोड को रोटेट करना है। सपोज ये हमारे पास रोड है, देखिए समझिए पहले,
इस रोड को अगर आप रोटेट करोगे तो इस सर्कल के अंदर ही रोटेट करोगे। सपोज ये जो रोड है ऐसे रोटेट कर रही है, ये यहाँ पे है अभी, ये अभी ऐसे यहाँ पे है, मतलब रेडियस इक्वल है, ये ऐसे ही रोड रोटेट करेगी। मतलब सपोज किसी टाइम पे वो यहाँ पे है सेंटर के ऊपर, ये पोजीशन है P, और P से जब Q के ऊपर गई तो सपोज वो अपनी ही इनिशियल पोजीशन के साथ कितना एंगल बना गई, थीटा एंगल बना के वो इस पोजीशन पे चलेगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये मूव कर रही है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रोड को जब रोटेट कराओगे तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो सॉरी ईएमएफ तो उसमें इंड्यूस होनी है, बस वही हमें समझना है कि कैसे हम इसको रोटेट करा रहे हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे बनाते हैं अपनी रोड को। तो ये हमने अपनी रोड बना ली है। सपोज ये जो रोड है वो ऐसे रोटेट कर रही है, सपोज ये इस रोड की लेंथ है, तो अपनी लेंथ के इक्वल ही रेडियस होगा इसका। तो ये देखिए ये देखिए ये इसी रेडियस में क्या करेगी, अपनी लेंथ के इक्वल रेडियस में इक्वल रेडियस वाला एक सर्कल फॉर्म करेगी और उसी में क्या होती रहेगी, ये रोटेट होती रहेगी। समझ गए? तो सपोज ये इसकी लेंथ है, P से Q तक कितनी लेंथ है, L लेंथ है, ठीक है। अब ये कुछ टाइम बाद यहाँ आ गई है मेकिंग एन एंगल थीटा, सर्कल के ऊपर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। अब हमें पता है कि आपके पास जो फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय बी ए, यही होगा, और यहाँ पे दोनों ही के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है, एरिया को जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। तो यहाँ पे अगर थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो मेथड्स है इसको निकालने के। दो मेथड्स क्या है, ये देखिए। सपोज ये वाला जो एंड है इस रोड का, ये एंड क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, मतलब ये फिक्स्ड है, और ये एंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी, ये सपोज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, लेकिन इसकी तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। समझे आप? फिर से समझिए, इस रोड को आप यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब ये वाला एंड जो है रोड का वो तो सेंटर के ऊपर फिक्स है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये क्या है, रेस्ट पे। मान सकते हो इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 प्लस v, और ये 2, मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई, v बाई 2। तो आपके पास अभी हमने ईएमएफ निकाला था, ईएमएफ कितना आया था, BLV, यही आया था। तो ईएमएफ यहाँ से कितना आ जाएगा, BLV बाई 2। तो ये आ गया ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, हाफ BLV, ये हुआ। अब यहाँ से V, मतलब अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, R ओमेगा, यही होती है ना R। अब यहाँ पे R कितना है, L है। यहाँ पे बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल और ये जो रोड है, रोड की लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से v की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, L ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, e की वैल्यू क्या आ गई, हाफ BL, और ये आपके पास आ गया L ओमेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। एक मेथड तो है ये आपकी बुक में नहीं है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, वीडियो आपके पास ही रहेगी पॉज करके। एक तो मेथड है ये कि इस रोड के दो एंड्स के अक्रॉस जब हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराया तो इसके दो एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना इंड्यूस हुआ, E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। दूसरा मेथड आप लोगों की बुक में गिवन है, वो भी देख लेते हैं क्या है। वो क्या है कि आपके पास जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, B और A के इक्वल है। तो एरिया क्या होगा, एरिया कितना होगा यहाँ पे, देखो आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। ये क्या था ना,
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही क्या था ना। यहाँ से E इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस डी बाई डी टी कर दूं तो फ्लक्स कितना होगा, बी ए के इक्वल होगा, समझ रहे हो बेटा। यहाँ से आपके पास बी, तो आपका बी रहेगा, एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्कल है एक और जिसका रेडियस कितना है, लेंथ के बराबर है, तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, इसको आप चेंज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी इंटू पाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा क्योंकि डायरेक्शन के लिए है, और यहाँ से आप इसको डी बाई डी टी करोगे तो ये सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। मतलब ये आपके पास क्या हो गया है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है इस कॉइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टी को चेंज कर सकते हो। टी को कैसे चेंज कर सकते हो, टी को आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये लिख सकते हो। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा तो ये ओमेगा आ गया, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड एक और देख लीजिए, मैं क्यों करा रही हूँ इतने सारे मेथड्स, सो दैट आप इस टॉपिक में कोई गलती ना करें। सपना है क्या, पता नहीं, आधे बच्चों को लगता है कि क्लास लेना जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ से देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए, एरिया को क्या लिख सकते हो, एरिया को आप लिख सकते हो हाफ लेंथ पाई आर स्क्वायर, यही लिखते हो ना, पाई आर स्क्वायर लिखते हो, तो देखो ये ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से आपके पास फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा आपके पास बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है आपके पास लेंथ का स्क्वायर इंटू कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, टोटल एंगल कितना होगा, 2 पाई होगा, ये चीज समझ गए। तो यहाँ से आपके पास जो फ्लक्स आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका 1/2 बी एल स्क्वायर। बेटा नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए आ रहा है क्योंकि वो उसको अपोज करेगा, ठीक है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तभी वो उसको रिपेल कर पाएगा, इसके लिए है। ये हमने सेकेंड लॉ में स्टडी किया था, वहां से भी, कि जो फ्लक्स है जिस वजह से ये इंड्यूस हुआ है उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, और अपोज करेगा मतलब यहाँ पे उसको अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होना है, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होना है जो कि उसको अपोज करे, इसलिए वो नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी, कि अगर नॉर्थ पोल को उसके पास लेके आ रहे हो कॉइल के पास में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो ये पोलैरिटी कैसे अटेन कर ली, नेगेटिव, सॉरी नॉर्थ पोल, ताकि इसको क्या कर पाए, अपोज कर पाए, ठीक है। ओके बेटा, एक चीज और बतानी थी, ये आपको समझ आ गया, यहाँ से सिर्फ क्या रहा, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 1/2 बी एल स्क्वायर, और ये क्या है, थीटा। अब देखो थीटा चेंज हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, तो अब देखिए डी बाई डी टी किसका कर दे, फाई का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 बी एल स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन कर दो किसका, डी फाई का, समझ गए। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास हाफ बी एल स्क्वायर, और ये डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या देगा, एंगुलर, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ, मतलब क्या देगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा। समझ आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे, और न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी का ही एक सोल्ड न्यूमेरिकल है। एक मिनट दीजिए, मुझे स्टेटमेंट लिखती हूँ, काफी थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जितनी बड़ी है सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है उसका।
ये है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई किसके अंदर, एक कंडक्टिंग रोड के अंदर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही थी, रोटेट हो रही थी। तो वहां पे तो ईएमएफ कितना आया था, BLV। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि वहां पे लीनियर वेलोसिटी, या तो वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी रोड, या राइट की तरफ जा रही थी, या तो अप साइड थी या डाउन साइड थी, मतलब वहां पे लीनियर मोशन था, इसलिए लीनियर वेलोसिटी V आई थी। यहाँ पे रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा हाफ BL² ओमेगा। ठीक है, ये आएगा, देख रहे हो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना कि लीनियर वेलोसिटी। रोटेट कर रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देती हूँ। एक मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, is rotated with the frequency of 50 revolutions per second। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया आपके पास 50 revolutions per second, with one end fixed at the center, मैंने आपको बताया था एक एंड सेंटर पे फिक्स है, and the other end of the circumference of circular metallic ring, मतलब दूसरा जो एंड है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा और एक सर्कुलर रिंग बना देगा जिसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, तो मतलब लेंथ भी 1 मीटर है, तो मैंने आपको बताया था जितनी लेंथ होगी वही क्या होगा, रेडियस, तो यही रेडियस है। ठीक है, और क्या है, and perpendicular to the plane of ring a constant and uniform magnetic field आपको दिया हुआ है कितना, 1 टेस्ला, parallel to the axis is present anywhere, what is the EMF between the center and the metallic ring, मतलब ये अगर रिंग का, सॉरी ये जो आपके पास रोड थी मेटेलिक रोड, और ये उसका दूसरा एंड जो है जो फ्री कर रहेगा, रोटेट करेगा, लेकिन ये एंड क्या है, फिक्स, तो इन दोनों के बीच में जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हाफ, ये मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला इनटू क्या है, L², लेंथ कितनी है 1, और ओमेगा ये रहा 50, इसको सोल्व कर लेना, दैट वुड बी योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपको पता है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल्स जो करें आप हर टॉपिक पे बेस्ड, वो सबसे पहले एनसीईआरटी करें। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, जितना दिखने में सिंपल है, स्टेटमेंट उतनी ही डिफिकल्ट थी, और आधे बच्चे तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट देख के ही उसको